हेलो एवरीवन, रज़िया मशकूर वतन की बात हम वतनों के साथ। आज हमारे साथ महमूद पराचा साहब हैं। हम सब जानते हैं उनके बारे में। सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली में हैं, सीनियर एडवोकेट भी हैं और उससे ज़्यादा ये जो हमारे सोशल इश्यूज है, खासतौर से माइनॉरिटीज के, उसके लिए फाइट करते हैं, जस्टिस लेते हैं और बहुत सारे हर वक्त तैयार रहते हैं हमारी कम्युनिटी को हेल्प के लिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए। मुझे पता है आप बहुत बिजी थे, लेकिन फिर भी आपने हमें टाइम दिया। महमूद भाई, बहुत शुक्रिया। आवाज। शुक्रिया फॉर इनवाइटिंग मी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और फिर आपके हमारे बाकी साथ जी, हमारे साथ यूसुफ जमा साहब भी हैं। वो भी बहुत जो कम्युनिटी के जो जितने भी हमारे साथ चल रहे हैं प्रोग्राम, उनमें हमेशा पेश रहते हैं और कम्युनिटी लीडर उन्होंने बहुत कुछ काम भी किए हुए हैं। तो हमारे साथ जहीर आदिल साहब भी हैं और फारूक साहब भी हैं, जो बॉस्टन से हैं दोनों। अलीग हैं और फारूक साहब का ताल्लुक मुंबई से है। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया आज हमें ज्वाइन करने के लिए। टॉपिक बहुत सेंसिटिव है और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं इसमें जो कहीं ना कहीं हमें बोलने पर अब मजबूर करती हैं। और इसीलिए इस आज की बात का जो हमारा उन्वान है वो भी यही है कि धर्म संसद और उसके साथ मुसलमानों ने अपना पेशेंस खोया है या नहीं खोया है। क्योंकि ये सब हम सब जानते हैं कि पिछले 7-8 साल में मुसलमानों ने बहुत ही समझदारी का, बहुत ही पेशेंस का के साथ इस वक्त को गुजारा है। कोई बहुत बड़ा इस तरह की कोई चीज नहीं की जिससे कि आगे चलकर हमें तकलीफ हो। बहुत समझदारी का सबूत दिया है, जबकि हमारे ऊपर जाहिल होने के, ना पढ़े लिखे होने के, पिंचर वाले होने के बला बला इल्जामात भी हैं। उसके बावजूद जिस पेशेंस का मुजाहरा मुसलमानों ने किया है, हिंदुस्तानी मुसलमानों ने खासतौर से, तो वो काबिल दीद है। लेकिन ये जो 2 सांसद हुई हरिद्वार में और फिर छत्तीसगढ़ में और उसके बाद दिल्ली में, दिल्ली हुकूमत के मतलब सेंट्रल हुकूमत के अंडर में जो वो कोई सुदर्शन टीवी चैनल के जो भी हैं वो अध्यक्ष या चीफ एडिटर, उन्होंने जो बाकायदा ओथ ली, उसको देखने के बाद तो मेरा अपना पेशेंस खो रहा था। क्योंकि ये जो 2 सांसद हुई थी, ये सांसद जो जो रिलीजियस लीडर हैं उनके अंडर में हो रही थी। रिलीजियस लोग बैठे थे, बड़े लोग बैठे थे। लेकिन दिल्ली में जो ये ओथ दिलवाई गई, उसमें न सिर्फ यंग लोग थे, उसमें औरतें थी और मासूम बच्चे थे। यानी 12, 14, 13 साल के बच्चे वहां बैठे हैं और ओथ ले रहे हैं। तो मैं उस वक्त पेशेंस खो चुकी थी कि ये किस तरह से ये बच्चे, ये लोग कैसे अपने बच्चों को इस ईंधन में डाल रहे हैं, कैसे इस नफरत की भट्टी का ईंधन बना रहे हैं। कौन माँ बाप है और इसके पीछे ऐसी क्या मानसिकता है जो इन बच्चों को इस तरह से अपने यानी नफरत का ईंधन बना रही है। और यही सारे सवालात थे जिसको मैं दूर करना चाहती थी, इसीलिए हमने आज महमूद भाई को बुलाया। महमूद भाई, बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए। और आप मुझे बताइए कि ये जो धर्म सांसद हुई है हरिद्वार में और छत्तीसगढ़ में, इसकी असल में बुनियादी वजह क्या थी, क्यों इसकी जरूरत पड़ी इस वक्त? धर्म संसद की वजह क्यों, जरूरत क्या पड़ी, बुनियादी वजह? पहले तो आपको ये बताना बहुत अहम है कि ये 3 राज्यों में हुई। एक में उत्तराखंड में बीजेपी की, आरएसएस की सरकार है, दूसरे राज्य में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है और तीसरे राज्य में आम आदमी पार्टी की सरकार है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन दिल्ली पुलिस जो है वो अमित शाह साहब के कंट्रोल में, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में आती है। ये बुनियादी एक चीज आपके व्यूअर्स को बताना बहुत जरूरी है। उसके बाद इसकी वजह क्या है? वजह इसकी बहुत साफ है, जो इन तीनों धर्म संसदों में एकदम साफ तौर पे बताई भी गई है कि भारत का संविधान खत्म करके हिंदू राष्ट्र यानी कि सनातन धर्म वाला देश बनाना, जिसमें यह बात भी जाहिर है कि मनुस्मृति लागू होगी, भारत का संविधान हटाओ। ये एजेंडा आज का एजेंडा नहीं है, ये डिक्लेयर्ड एजेंडा है आरएसएस का भी और सभी मनुवादी मानसिकता के लोगों का। ये डिक्लेयर्ड एजेंडा है, तो इसमें कोई
हैरानी और परेशानी की बात नहीं है, लेकिन एक स्पिन ऑफ या एक एक्स्ट्रा बेनिफिट जिसे कहें, वो चुनाव से ये करके भी उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को यूपी, उत्तराखंड और दूसरी जगहों पे कराने की कोशिश भी एक ये है। ये है इसका लब बुलो। अब इसमें एक चीज जो बहुत ही साफ तौर पे समझ जानी चाहिए, जो सभी को समझ में भी आनी चाहिए, वो ये है कि ये ऐसा नहीं है कि जो हमारी अथॉरिटीज हैं उत्तराखंड में, छत्तीसगढ़ में, या सेंट्रल गवर्नमेंट की एनआईए, आईबी और दूसरी एजेंसीज ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस, ये सब लोग इस बात को नहीं जानते थे। ऐसा प्रिजम्पशन किया जा सकता है कि शायद ये चोरी छुप के हो गई और हमारी सारी एजेंसीज को ये पता ना लगा हो। लेकिन जब ये पब्लिक डोमेन में आ गई, और ये पब्लिक डोमेन में जान के ये खुद ही लोग, आरएसएस के लोगों ने और भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, ये उन्होंने खुद ही ये लीक भी की है, क्योंकि वो इन चीजों को करना ही नहीं चाहते, बल्कि इसको पब्लिसाइज भी करना चाहते हैं ताकि उसका डिजायर्ड इफेक्ट जो उनका है वो हासिल कर सके। तो उन्होंने पब्लिसिटी की, उसके बाद तो ये पब्लिक डोमेन में आ गई बात। लेकिन उसके बावजूद भी होम मिनिस्टर साहब ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, एनआईए ने, किसी ने भी कोई इस पे सख्त एक्शन आज तक नहीं लिया है। ये इस बात का सबूत है कि ये लोग इंडिपेंडेंटली या अनकनेक्टेड विद देयर पॉलिटिकल एंड आइडियोलॉजिकल मास्टर्स, यानी कि आरएसएस और मनुवादी मानसिकता के जितने भी लोग हैं, उनसे हटके नहीं कर रहा है, उनके कनाइवेंस में, बल्कि उनकी प्लानिंग पे ही ये सारी चीजें की जा रही हैं। ये मैं दलील के साथ आपको ये बात कह रहा हूं कि, और यही बात सच्चाई भी है। तो अब ये तो हो गई एक बात। तो अब दूसरी बात आपने कही कि मुस्लिम कम्युनिटी ने बहुत ही पेशेंस का मुजाहरा किया है। तो मुस्लिम कम्युनिटी ने और शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी ने, शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी ने और ओबीसी कम्युनिटी ने भी हमेशा पेशेंस का मुजाहरा किया ही है, आजादी के 70 साल बाद भी और उससे पहले भी। ये जो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं होने चाहिए। ये हमारे जो क़यादत है, पॉलिटिकल, रिलीजियस या सोशल, ये उसकी कमी है कि पीसफुल प्रोटेस्ट, इसके खिलाफ, इन सभी चीजों के खिलाफ के हमारे देश का संविधान को खत्म करके हिंदू राष्ट्र बनाने की डिक्लेयर्ड कोशिश हो रही है, और उसके लिए देश के साथ बगावत का ऐलान हो रहा है। और यहाँ तक यति नरसिंहानंद जो अभी हाल में गिरफ्तार हुए, उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि जो भी संविधान में विश्वास रखता है वो मारा जाए। तो अब संविधान में विश्वास और संविधान की शपथ हमारे देश में राष्ट्रपति से लेके, अगर एक कोई छोटे से छोटा पब्लिक सर्वेंट भी बनता है तो वो लेता है। हमारे देश का हर नागरिक संविधान की शपथ लेता है और संविधान को मानता है, कुछ लोगों को जो मनुवादी मानसिकता के हैं उनको छोड़। तो ये सबको जान से मारने की धमकी दे रहे थे, जो उनके खिलाफ भी कितने हल्के मुकदमे लगा के केस दर्ज किया गया है, ये इसकी बुनियादी वजह है। हम लोगों के पास भी जो हमारे कुछ क्लाइंट्स हैं शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के, वो आए और उन्होंने ये बात कही हमसे कि मुसलमानों से भी ज्यादा खतरा हिंदू राष्ट्र मनुस्मृति का यदि किसी को है तो वो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी को है। क्योंकि हमें फिर से, अगर हम कुछ पढ़ाई लिखाई करेंगे, जो बाबा साहब के संविधान ने हमें हक दिया है, तो हमारे कानों में शीशे पिघला के डाले जाएंगे, हम लोग सड़क पे नहीं चल सकते, हम कॉमन जगह से पानी में नहीं पी सकते, हम लोगों को नौकरी नहीं कर सकते, कारोबार नहीं कर सकते, और हमें फिर से अछूत डिक्लेयर करने की साजिश है। तो हमें ज्यादा खतरा है किसी भी और कम्युनिटी से। तो हमारे पास दिल्ली में की जो ये संसद हुई है, उसके खिलाफ दिल्ली में शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लोगों ने कंप्लेंट की है स्पेशल सेल में। ये वही स्पेशल सेल में की है जिसने मेरे ऑफिस में छापा मारा था, क्योंकि जो आतंकवाद के जो घटनाएं हैं उसके लिए इन्वेस्टिगेशन की एजेंसी दिल्ली में स्पेशल सेल ही है। और क्योंकि ये शेड्यूल कास्ट की कम्युनिटी के लिए ऊपर सबसे बड़ा खतरा है, तो ये शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब एट्रोसिटीज एक्ट भी सेक्शन 3 और दूसरी धाराएं भी अट्रैक्ट होती हैं। तो वो हमने कंप्लेंट हमारे ऑफिस से हमारे क्लाइंट्स ने कराई है, और उसका हम जल्दी कोर्ट में जाके SC/ST एक्ट भी लगवाएंगे इनके ऊपर, और UAPA की मुकदमा, जो कि देश के साथ बगावत करके, जो हमारे देश की सरकार बनी हुई है संविधान से, उसके खिलाफ बगावत करके, एक्चुअली आर्म्ड रिबेलियन करके उसको हिंदू राष्ट्र में कन्वर्ट करने की जो ये ऐलान है, उसके खिलाफ UAPA का भी मुकदमा दर्ज कराने के लिए हम अदालत
का दरवाजा जल्दी खटखटाएंगे। लेकिन यहाँ एक और बात अहम है कि इस वीडियो में जो दिल्ली में हुई और छत्तीसगढ़ में और उत्तराखंड में हुई, जितने लोग भी मौजूद थे वो उस सभी इस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और टेररिस्ट गैंग के मेंबर्स हैं। उन सभी के खिलाफ, जो छोटे बच्चे हैं उनको छोड़ के, ये इनके खिलाफ भी आतंकवाद यानी कि यूएपीए में मुकदमा दर्ज होना चाहिए। एक और चीज है, चित्रकूट में या कहीं ईस्टर्न यूपी में एक जो ये सुदर्शन टीवी के सुरेश चौहान के हैं, उन्होंने अपनी टीम भेजी थी, स्कूल के बच्चों को लेकर वो गए और उनसे ये शपथ दिलवाई, यही भारत का संविधान खत्म करके हिंदू राष्ट्र बनाने की, और उसके लिए मरने और मारने दोनों की शपथ दिलवाई। तो उस स्कूल की प्रिंसिपल ने, हालांकि प्रेस में तो बोला था हम कंप्लेंट करेंगे, शायद अभी तक की है या नहीं की है, लेकिन इस तरह की स्कूलों में जाके भी ये लोग ट्रेनिंग और देश के संविधान के खिलाफ बच्चों को भड़काने का काम कर रहे हैं, जिसके लिए आज तक भी भारत की सरकार जो है वो, क्योंकि अभी मनुवादी मानसिकता की सरकार है, तो ये कुछ कार्रवाई मजबूत नहीं कर रही है। हल्के मुकदमे लगा के उनको एक तरह से इशारा ही दिया जा रहा है पूरी दुनिया को कि हम इनके खिलाफ कुछ करने वाले नहीं है। सब बिल्कुल ये इशारे आ रहे हैं और मुसलसल आ रहे हैं। और आपने बिल्कुल सही याद दिलाया, मैं बिल्कुल भूल गई थी कि स्कूल में बच्चों ने ओथ ली है। वो दोनों एपिसोड एक साथ आए थे और वो बहुत ही डिस्टर्बिंग भी हैं और सोचने पे भी मजबूर करते हैं कि यार हम अपने, पता नहीं हम किधर जा रहे हैं। बहुत कंफ्यूजन इस तरह से है कि हम अपने बच्चों को उसमें डाल रहे हैं, वो बहुत तकलीफदेह चीज है। यूसुफ भाई, हम नहीं डाल आप, रहे हैं, मनुवादी मानसिकता के लोग डाल रहे हैं, हम नहीं डाल रहे। हाँ, हम में और उनमें बहुत जमीन आसमान का फर्क है। एक्चुअली जो मनुवादी मानसिकता के लोग हैं वो हम नहीं हैं। हम हैं एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटीज, विमेन, और जो मनुवादी मानसिकता के मतलब घरों में तो पैदा हुए हैं लेकिन वो मनुवादी मानसिकता को दिल से नहीं मानते। जो इनके अलावा लोग हैं वो हम नहीं। बिल्कुल बिल्कुल इस नहीं, बात का आपने आप सही कहा, टेक्निकली तो सही है, लेकिन मैं जी क्योंकि हिंदुस्तान के बच्चे हैं तो बहरहाल उसका असर बहुत दूर तक हमारे साथ ही रहेगा, रहने वाला है। बट यस ऑफ कोर्स वी आर, वो हम नहीं है एक्चुअली। यूसुफ भाई, आप कुछ कहना चाहेंगे इस पर? एक बात हुआ करती थी जब हम लोग बॉम्बे में रहते थे कि बॉम्ब ब्लास्ट हुआ और उसके चौथे दिन सारी चीजें वापस से वैसे ही काम कर रही हैं, या बारिश हुई और फिर कल अगले दिन सारे बंदे जो हैं वो काम पे चले गए। ये रेजिलेंस के नाम लिया जाता था हमारे लिए कि इंडियंस आर वेरी रेजिलेंट। लेकिन किसी एक साहब ने बहुत अच्छे से उसको एक डेफिनेशन दिया कि ये रेजिलेंस नहीं है, ये हमारी कमी है। ये एवरीबडी हैज टू गो फॉर देयर डेली ब्रेड। तो इस वजह से हम लोगों के वहाँ ये जो हम लोग आवाज नहीं उठाते हैं, ये सिर्फ एक स्लगिशनेस नहीं है। ये स्लगिशनेस के अलावा ये भी है कि हमारी इकोनॉमी ऐसी नहीं है कि हम लोग आवाज उठा सकें। भाई कितने लोग हैं जो सोशल वर्क करके दे आर एबल टू, मतलब उनकी इनकम भी उतनी अच्छी हो सके। तो एक वो बहुत एक वजह रही है। और मुझे ये समझ में आता है कि जो हम लोग कहते हैं कि मुस्लिम्स हैव लॉस्ट फेथ, और कि हम लोग लीडरशिप में जो फेथ थी वो हमने लूज किया। इसका एक बहुत अच्छा मुजाहरा जो है वो शाहीन बाग के प्रोटेस्ट ने किया। उसने दिखाया कि हम मुस्लिम्स हैव रियली लॉस्ट फेथ ऑन देयर रिलीजियस एज वेल एज पॉलिटिकल लीडरशिप। तो अगर हम लोग ये सोचें कि अब मुस्लिम्स को क्या करना चाहिए और किस तरह से वो आगे आएंगे और इस तरह से किस तरह से एहतजाज किया जाएगा, तो देयर हैज टू बी पीपल फ्रॉम दी कम्युनिटी जो कि सोशली एक्टिव हों और वो लोग वापस से आकर के इस चीज को आवाज लगा सकें। और इसमें महमूद भाई हैज बीन अ गाइडिंग लाइट फॉर मोस्ट ऑफ अस। मैंने जो जितना उनके बारे में जानता हूँ और थैंकफुली काफी अच्छा खासा जानता हूँ, हम लोगों कुछ लोगों के ऊपर एतबार करके सच में अब वापस से क़यादत जो है वो सही लोगों को देनी पड़ेगी। और लॉस ऑफ पेशेंस है नहीं, लॉस ऑफ पेशेंस जो है वो क्रिएट किया जा रहा है। तो जब तक क्रिएटेड लॉस ऑफ पेशेंस होगा तब तक तो कोई भी नहीं खड़ा होने वाला है। हाँ, जब तक ये आवाज अपने अंदर से ना आए, मतलब कि कम्युनिटी के अंदर से ना आए, तो इसके बारे में कुछ भी अच्छा होना बहुत 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 ज्यादा मुश्किल है अभी भी।
बिल्कुल है, मुश्किल तो है, मुश्किलात तो हैं, और उनको फेस भी करना है, चैलेंज यूसुफ भी भाई की करना है बात उसको। में मैं ज्यादातर तो एकदम एग्री करता हूँ। बस एक बात में थोड़ा सा एडिशन करना चाहूंगा कि मुस्लिम आम लोगों ने, मुस्लिम खवातीन ने पहल की थी, तो इस बात का जरा यूसुफ साहब से मेरा थोड़ा इख्तिलाफ है, जो मर्दों ने नहीं की थी है। तो इसीलिए वो चला भी ज्यादा, और इसीलिए वो इतना बड़ा मजबूत प्रोटेस्ट था कि जिस प्रोटेस्ट से सीख कर किसानों ने अपनी इतनी बड़ी समस्या हल की। लेकिन इसमें ख्वातीन को मेरे ख्याल से आगे आना पड़ेगा, क्योंकि वो ज्यादा बहादुर भी हैं हम में, और हमसे ज्यादा समझदार और रेजिलिएंट भी हैं। इस चीज से मैं थैंक यू सो मच थोड़ा फॉर सा सेइंग दैट, ऐड करना। आई एम हैप्पी विद दैट, थैंक यू सो मच। लेकिन दोनों तीनों सांसद में जो ये 3-4 चेहरे उभर कर आए हैं, यति है या प्रभुनंदा है या क्या नाम था उनका, भूल गए नाम, जैसा जो जितेंद्र त्यागी जी को शायद आप याद कर रही हैं, वो नहीं पहले नहीं किसी और नहीं, नाम से वो जाने याद जाते हैं। करने के काबिल ही नहीं है यार, मैं उनको याद नहीं कर रही। लेकिन ये जो थे छत्तीसगढ़ से जो उन्होंने किया था, और सुदर्शन टीवी के कालीचरण थे। कालीचरण, तो ये जो फेसेस सामने आए हैं, अगर हम इस गवर्नमेंट का पैटर्न देखें तो एक जगह एक ग्रुप कुछ करता है, फिर कुछ दिन के लिए वो गायब हो जाता है, नया ग्रुप आ जाता है, फिर वो ग्रुप गायब हो जाता है, फिर तीसरा ग्रुप आ जाता है। अब ये 3-4 चेहरे पहली बार इतने बड़े होकर सामने आए हैं और इतनी बड़ी आवाज बनकर सामने आए हैं। इनकी गिरफ्तारी या इनके खिलाफ कार्रवाई का क्या सिलसिला होना चाहिए लीगली? देखिए, लीगली तो छत्तीसगढ़ सरकार ने ही ठीक काम नहीं किया। हम लोग सब इस बात से खुश हो रहे हैं कि कालीचरण साहब को अरेस्ट कर दिया, लेकिन किन धाराओं में अरेस्ट किया, यही उनको बढ़ावा देने के लिए, उनकी हिम्मत अफजाई करने के लिए और हौसला देने के लिए काफी है। लेकिन यहाँ एक और भी बात मैं बताऊं आपको कि एक महंत राम सुंदर दास भी थे वहां पे, जिन्होंने छत्तीसगढ़ की धर्म संसद में ही खड़े होकर उनकी मुखालफत की थी। हालांकि वो भी मनुवादी मानसिकता वाले व्यक्ति हैं, मगर वो देशद्रोही नहीं। ये जो लोग हैं, बाकी लोग, ये तो भारत की जो भारत का कॉन्सेप्ट है उसके खिलाफ हैं, और इन लोगों के तार कहीं ना कहीं जो भारत के दुश्मन मुल्क हैं उनसे जुड़े हुए हैं। इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और हम लोग अदालतों के जरिए कराएंगे भी। तो हमें पूरा यकीन है कि इनके तार जो हैं इंडिया के जो दुश्मन कंट्रीज हैं उनसे मिले हैं, क्योंकि ये अफरा तफरी का माहौल फैला के, एक तरफ तो आप देख ही रहे हैं कि चाइना से हमारा ट्रेड डेफिसिट कितना है, और डिफेंस में भी हम लोग इतनी मजबूत फौज होने के बावजूद भी हम लोग कहीं ना कहीं बैकफुट पे नजर आते हैं। तो ये सिर्फ सरकार की पॉलिटिकल लीडरशिप की कमी है। लेकिन इसकी असली वजह यह है कि मनुवादी मानसिकता के जो गुजराती बिजनेसमैन हैं, वो चाइनीज जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की बहुत सारी कंपनीज भी हैं, उसमें अगर आप एक रिसर्च करेंगी तो आपको नजर आएगा कि गुजराती लोग उनकी कंपनीज में डायरेक्टर हैं, और वो भारत की ट्रेड पॉलिसी बिटवीन चाइना एंड इंडिया, डिफेंस पॉलिसी इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, ताकि वो अपना पैसा, जो बेईमानी का ही पैसा हुआ एक तरह से, इंडिया के कस्टम्स विभाग को चूना लगा के, या उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि ये लोग कर रहे हैं, और इंडिया को ट्रेड डेफिसिट जबरदस्त तरीके से चाइना, बिटवीन इंडिया एंड चाइना हो रहा है, जिसमें दे आर स्टीलिंग ट्रेड टैरिफ्स, और दे आर स्टीलिंग कस्टम एक्सरसाइज रेवेन्यूज in a very organized and whole scale, in fact very huge level, and the government is absolutely turning a blind eye to that. So deliberately India is being weakened by these forces, और ये जब माहौल ऐसा बनेगा कि इंडिया में अफरा तफरी का माहौल है, यहाँ पे खुले आम देश की सेना को ललकारा जाता है, देश की एस्टैब्लिशमेंट को ललकार के ये बोला जाता है कि हम लोग कोई और मुल्क बनाएंगे हिंदू राष्ट्र के नाम से, कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करके, तो ये भी इस बात का इशारा है कि अगर किसी मुल्क में इस तरह की माहौल पैदा होगा तो क्या कोई इन्वेस्ट करेगा, क्या कोई यहाँ पे आके अपनी बिजनेस करना चाहेगा, या इंडिया से कोई ट्रेड करना चाहेगा या नहीं,
ये सब सवाल ये लोग जानबूझ के क्रिएट कर रहे हैं टू वीकन इंडिया। ये बुनियादी बात है जो समझने की है और जिसपे गौर जरूर किया जाना चाहिए। ये सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी या माइनॉरिटीज के खिलाफ या शेड्यूल ट्राइब के खिलाफ नहीं है, ये दरअसल पूरे मुल्क के खिलाफ मुल्क दुश्मन अनासिर हैं। हाँ, हमने देखा अभी जो इन लोगों ने अपना चाइना का झंडा लहरा दिया और उसको किस तरह मीडिया ने बहुत खामोशी से उसको अवॉइड करके चली गई और कोई नॉइज ही नहीं है अपनी गलती पर, अपनी उस पर। तो इस तरह जिस तरह ये लोग हावी हो रहे हैं और हुए हैं एज अ माइनॉरिटी, हम चूंकि आज सिर्फ मुसलमानों के पेशेंस की बात कर रहे हैं, तो अगर वो भी देखें, उस हवाले से भी देखें, तो अगर मुल्क खतरे में है तो क्या मुसलमान, क्या हिंदू, क्या दलित, कौन सेफ रहेगा फिर उस पस मंजर में अगर हम देखें तो। उस पर आप कुछ कहना चाहेंगे यूसुफ भाई? मुझे तो यूं लगता है कि जितनी भी धर्म संसद थी वो सारी खत्म हो गई, आगे नहीं होने वाली है, क्योंकि यूपी इलेक्शंस में कास्ट जो है इट हैज अगेन कम बैक एज द रियल फोर्स, और पोलराइजेशन का जो इनका कोशिश थी वो खत्म हो चुकी। पोलराइजेशन से इनको कोई फायदा होगा नहीं और कर नहीं पाएंगे ये आगे का पोलराइजेशन, क्योंकि वेस्टर्न यूपी में फार्मर्स हैव टेकन द एजिटेशन टू अ वेरी ह्यूज लेवल, टू द नेक्स्ट लेवल, जहां पे उन्होंने ये तक कह दिया है कि बीजेपी के अलावा आप किसी को भी वोट कर सकते हैं, एंड विच इज अ वेरी क्लियर मैंडेट कि वो बेसिकली एसपी को सपोर्ट करते हैं वहां पे और आरएलडी को सपोर्ट करते हैं। तो मोर और लेस वही बताना चाह रहे हैं। और ईस्टर्न यूपी में जहाँ पे कास्ट जो है वो वापस से सर उठा के खड़ी हुई है, देयर हैज बीन एन एक्सोडस ऑफ 11 MLAs एंड मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग 3 मिनिस्टर्स। तो वो एक बहुत क्लियर एक आवाज है कि आप रिलीजियस पोलराइजेशन अब मत कीजिए, नॉर्मल लोग अब आजिज आ गए हैं, और मेरे ख्याल से मुस्लिम्स को कुछ करने की जरूरत नहीं है एक्सेप्ट टेकिंग द ड्यू लीगल कोर्स, जहाँ पे जो वहां पे था और जो वहां के ऑफिशियल्स थे उनका काम था ये देखना कि वहां पे ये धर्म संसद हुई है तो वहां के लोगों को पकड़ना चाहिए, उन लोगों के खिलाफ भी मुकदमा होना चाहिए, एंड दे शुड बी पुट बिहाइंड बार्स so that next time any political force, if they want to force their view on people या डीएम और एसपी के ऊपर वो अपना फोर्स करना चाहे, तो कम से कम डीएम और एसपी भी वो बोल सकें कि देखिए ये इलीगल चीज है, ये नहीं होनी चाहिए। तो लेकिन यहाँ सवाल ये नहीं है कि वो मुसलमानों को इम्प्रेस कर रहे हैं, वो इम्प्रेस नहीं कर रहे हैं, वो मुसलमानों को डरा रहे हैं, एक प्रेशर में ले रहे हैं कि तुम कुछ नहीं हो, वी आर एवरीथिंग, एवरीवन, हम कर सकते हैं, वी हैव पावर, वी कैन डू एवरीथिंग। सो दिस इज द बेसिक क्वेश्चन। अब जो हमारे जो डिफरेंट स्कूल हैं मुसलमानों में, देवबंदी हैं, बरेलवी हैं, दिस एंड दैट, वो सब वापस आ गए, उन्होंने चैलेंज करना शुरू किया, उन्होंने मीटिंगें शुरू की, उन्होंने अभी 7 साल में मुझे याद नहीं है कि कोई इस तरह की मीटिंग हुई। हमेशा इन स्कूल से लोग आए, उन्होंने हार्मनी की बात की, मुसलमानों और सबके मिलजुल कर रहने की बात की है, लेकिन खुली इस तरह से खुलकर सामने आकर चैलेंज करना तो मुझे याद नहीं है। आप बताइए। ये तो बहुत बड़ी बेवकूफी है। फिर से दे आर प्लेइंग इनटू द हैंड्स ऑफ बीजेपी एंड दोज हु क्रिएटेड द। नहीं, इट्स नॉट अ प्लेइंग। ये असल में इसमें ये ज्यादा मुसलमान का पेशेंस खोएगा यार, कितना बर्दाश्त करेगा, कहां तक बर्दाश्त करेगा। इंस्टिगेट किया उन्होंने, आपको चाबी मारी, आपने फिर से वो मतलब कि ताली बजाना शुरू कर दिया, ये तो वही वाली बात है। और अगर ये किसी ने भी जमात इस्लामी हिंद ने किया हो या किसी ने भी जिसने भी आवाज लगाई हो, वो सब दे आर प्लेइंग इनटू द हैंड्स ऑफ बीजेपी बेसिकली, देन दे हैव बीन पेड बाय देम। कनेक्टेड। आपका क्या टेक होगा महमूद भाई इस पर? देखिए, मैं तो इस बात पे थोड़ा अलग व्यू रखता हूं कि जो क़यादत अगर ठीक होगी किसी भी कम्युनिटी की, रॉ इमोशंस से जो भी रिएक्शन होगा, वो जो लोग इस तरह की जो रिजल्ट चाहते हैं, डिजायर्ड रिजल्ट, वो उन्हीं का सपोर्ट करना होगा। कुछ लोग जानबूझ के करते हैं ऐसी हरकतें और कुछ लोग नासमझी में करते हैं।
जानबूझ के करने वाले तो ऑब्वियसली उनके हाथ उनके पार्टनर्स ही हैं, और जो बेध्यानी में कर रहे हैं वो अपने इमोशन से ड्रिवन है। तो लेकिन इन दोनों ही चीजों से कुछ फायदा नहीं होने वाला। खास तौर पे कोई भी काम अगर इमोशनल ड्रिवन होगा और नी जर्क रिएक्शंस होंगे तो उससे कभी कुछ होता नहीं है। तो इसमें जो अहम बात यह है कि रिएक्शन होना बहुत जरूरी है, और इसमें पेशेंस खोने की बात नहीं है। जरा सा भी कोई भी आपकी तरफ हमला हो, किसी भी कम्युनिटी की तरफ, तो उसको उसका रिएक्शन देना चाहिए, लेकिन वो रिएक्शन होना चाहिए विद बाय अ वेल थॉट ऑफ प्लान, और वो वेल थॉट ऑफ प्लान भी होना चाहिए विद इन द फोर कॉर्नर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि एक तरफ तो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए पुलिस के, एडमिनिस्ट्रेशन के और कोर्ट के जरिए से, और दूसरा पीसफुल प्रोटेस्ट भी होने चाहिए, लेकिन इसमें मुस्तकिल मिजाजी जो है वो बहुत अहम है। ये नहीं कि अपने कई लोग ऐसा है कि इन्हीं इस तरह के इमोशनल इश्यूज से बहुत बड़े बड़े लीडर्स बने हैं और बहुत उन्हें पर्सनल फायदा हुआ है, लेकिन जो इशू थे, बाबरी मस्जिद का इशू एक ग्लेयरिंग एग्जांपल है कि उसकी तहरीक चलाने वाले शुरुआती लोग जो थे वो सब अपनी अपनी जगह बहुत बड़े बड़े लीडर्स बन गए, लेकिन बाबरी मस्जिद शहीदी हो गई और अब किस तरीके से केस भी हार गए। तो ज्यादातर जो इस तरीके के नी जर्क रिएक्शंस होंगे, जो कंसिस्टेंसी नहीं होगी, जिसमें वेल थॉट ऑफ प्लान नहीं होगा, जैसा होता रहा है, तो वो रिएक्शन चाहे किसी भी तरह का रिएक्शन हो शॉर्ट टर्म का, उससे कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन रिएक्शन बहुत जरूरी होता है, लेकिन वो कोल्ड कैलकुलेटेड तरीके से। इमोशंस होने चाहिए हमारे फाइनल गोल के लिए, कि उसके लिए पूरी तरह से इमोशनल होना चाहिए कि हम सच्चाई और इंसाफ और बराबरी के लिए लड़ेंगे, और हमारे ऊपर कोई इस तरीके से गैर कानूनी या क्रिमिनल हमला करेगा तो उसका हम जवाब देंगे। मगर वो जवाब क्या होगा वो इंपॉर्टेंट है। वो जवाब देने की सलाहियत शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी और माइनॉरिटीज को सीखनी ही पड़ेगी। नहीं तो इन लोगों के हाथ में तो पूरी मीडिया है, सरकार में जो ज्यादातर एस्टेब्लिशमेंट के जो हाईएस्ट पोस्ट पे लोग बैठे हैं या नीचे लेवल पे भी, वो सब मनुवादी मानसिकता के ही हैं, अपर कास्ट के लोग ही हैं सब जगह। सारी जो हमारी इंपॉर्टेंट पोस्ट हैं भारत में, उसमें 90% से भी ज्यादा SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग नहीं है कहीं भी। तो मीडिया उनकी तरफ, सरकारें भी वो इसीलिए बना पाते हैं कि एवरीथिंग इज स्लांटेड इन अ मैनर कि SC ST OBC और माइनॉरिटीज के खिलाफ ही सब काम हो, और ये लोग पावर, वेल्थ, इन्फ्लुएंस सब कंसोलिडेट करते रहें कुछ चंद हाथों में। और ये एक चीज है, इसके लिए हमें रिएक्शन जो करना है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि अब हम इतना ज्यादा ज्यादती हो गई तो तब हम रिएक्शन करें। शुरू से रिएक्शन होना चाहिए, कंसिस्टेंट रिएक्शन होना चाहिए, प्रॉपर रिएक्शन होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल रिएक्शन होना चाहिए। बिल्कुल, हाँ, ये सही है। तो मतलब अगर हम ये देखें कि ये जो पेशेंस खोने वाली बात हम कर रहे हैं वो नहीं है, रिएक्शन जो है वो ठीक है, लेकिन इसको एक प्रॉपर मैनर में होना चाहिए, नी जर्क तरीके से नहीं होना चाहिए, नी जर्क नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे साथ सुजाता पॉल भी जुड़ चुकी हैं। सुजाता पॉल कांग्रेस की, अनम्यूट करना पड़ेगा सुजाता। सुजाता कांग्रेस की स्पोक पर्सन है उत्तराखंड से। सुजाता, बहुत बहुत वेलकम है आपका। और आज हमारा टॉपिक था, आप सुन रही हैं कि जो धर्म सांसद हुई हैं तीनों, मुसलमानों ने कहीं अपना पेशेंस खोया है। आपका क्या टेक होगा इस पर? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि आज जो देश में हालात है उसमें मुसलमान अपने पेशेंस खोने वाली स्टेज पे नहीं है। एक तो जो डर का माहौल है वो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, मतलब जो भी इस सरकार के विरोध में खड़ा है उसके लिए है, और माइनॉरिटीज के लिए बहुत ही ज्यादा है। आपको पता है या नहीं, मगर मैं CNN News 18 में देख रही हूँ कि जब भी जा रही हूँ उस पर डिबेट्स के लिए, तो आजकल एक नया उन्होंने उसमें ड्रामा स्टार्ट कर दिया। अभी तक तो मुसलमान थे, अब वो क्रिश्चियंस के भी पीछे पड़ गए कि कन्वर्जन हो रहा है। मैंने तो आज तक देखा नहीं, क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ी, कॉलेजेस में पढ़ी, मतलब देहरादून में, लखनऊ में, आगरा में, जहाँ पे बहुत ज्यादा क्रिश्चियन कम्युनिटी है, मगर मैंने ये सब चीजें होते हुए नहीं देखी। लेकिन सच्चाई ये है कि जो आप धर्म संसद की बात कर रहे हैं, कहीं पर भी
मुझे नहीं लगता कि कोई भी इस तरह का रिएक्शन हुआ जिसको हम कहे कि वो अब रिएक्ट कर रहा है इन एन अग्रेसिव मैनर. दैट रिएक्शन इज विद इन द 4 वॉल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. जो अधिकार हमें हमारे संविधान ने दिए हैं, जो अधिकार हमें कानून ने दिए हैं, हम उसके तहत देख रहे हैं कि आवाज उठाई गई. और मैं आपको बताऊं कि केवल मुसलमान नहीं, क्योंकि यही तो जरूरत है कि आज केवल मुसलमान ही नहीं बोल रहा है, हर तबका जो इंटेलेक्चुअल है, जो समझदार है, जो नहीं चाहता कि देश में इस तरह की विभाजन की राजनीति हो, इस तरह की गंदगी फैले, वो बोल रहा है. और इसी कारण से कई लोगों ने चिट्ठी भी लिखी थी माननीय उच्चतम न्यायालय में. और मैं आपको अगर उत्तराखंड की तरफ लेकर आऊं तो मैं एक बड़ी मजेदार चीज आपको बताना चाहती हूँ कि उत्तराखंड का एक सो कॉल्ड स्वामी है, सेल्फ प्रोक्लेम्ड स्वामी, जो हमेशा इस तरह की नफरत वाली जो वीडियोस है वो डालता रहता है, फोटोग्राफ्स डालता है. एंड मुझे कई बारी माइनॉरिटी कम्युनिटीज से इसके बारे में पता चलता है, और मैं हमेशा उनको बोलती थी कि इस बंदे को ना, इसको अटेंशन चाहिए. ये व्हाट ही इज ट्राइंग टू डू इज ही इज ट्राइंग टू गेट अटेंशन, ताकि कोई रिएक्ट करे, इसके खिलाफ कोई केस करे, ताकि ये थोड़ा सा इसका कोई वो बने. लेकिन yes, but I still think कि even that is a wrong attitude. Why did I say that at that stage was कि उस समय लोग generally डरे हुए थे, और support में जो the common people and the masses were not going to come with the people who were going to take a stand. मेरे से वो उम्मीद रखते थे कि मैं उसे कर दूं. मैं कर भी सकती थी, लेकिन अगर जिसके लिए किया वो ही सामने नहीं आ पाया तो फिर वो केस जो है कोर्ट में स्टैंड नहीं करेगा. इसलिए दिस इज द स्टैंड आई वाज आल्सो टेकिंग. बट मुझे मजेदार चीज ये लगी कि जो हरिद्वार का धर्म संसद था उसमें वही बंदा बैठा हुआ था. मतलब आप लोगों को मैं नाम भी नहीं बताऊंगी उसका, क्योंकि वो था वहां पे. मैं उसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहती हूँ. मेरे देहरादून के रहने वाला है, मेरी पोस्ट पे आके बहुत कुछ लिखता था, मेरे धर्म के बारे में भी बहुत कुछ लिखता है. उसे कुछ नहीं पता कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ. ऑफ कोर्स ही नोज ही न्यू माय फादर एंड वो सब चीजें ठीक है. लेकिन what was very interesting was कि जब केस फाइल हुआ तो उसमें आपको पता है कि वसीम रिजवी AKA whatever his name is, जितेंद्र त्यागी, he got arrested. मगर जो यति नरसिंहानंद है उसको किसी दूसरे मैटर में अरेस्ट किया गया. अब यहाँ पे अगर मैं पुलिस के रोल की बात करूं तो इट वाज रियली शेमफुल, बिकॉज DGP जो है वो एक्शन नहीं ले रहे थे. और आपको याद होगा रजिया जी, आपको याद होगा कि उस समय कोई बोल नहीं रहा था जब मैंने वो वीडियो डाली थी. हाँ, so I know a lot of people said that, don't get into this. I said, why shouldn't I? There is a law in this country and I'm going to do it. So I was talking to lawyers from Nainital also, और मुझे उन्होंने कहा कि मैम अगर कोई मतलब पेटिशन डालने को तैयार है तो we will take it on. And we'll move the Nainital High Court. But they, वो तब तक ये सारे मैटर्स हो गए तो मुझे करने की जरूरत नहीं पड़ी, because I told them, I said, और कौन मिलेगा. They tried to dissuade me, but I don't think कि dissuade होने से कोई फायदा है. जब माइनॉरिटीज की बात आती है, अगर हम नहीं बोलेंगे तो हमारे लिए ठीक नहीं है, पूरे समाज के लिए, वो हिंदुओं के लिए भी ठीक नहीं है. क्योंकि अगर विभाजन की इस तरह की राजनीति को हम करने देंगे और कानून का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हम आज वो एक धर्म विशेष के ऊपर जा रहे हैं, कल वो हिंदुओं में ही विभाजन करके वो जातियों में चले जाएंगे. आप जानते हैं कि कितना बुरी तरह से दलितों को ट्रीट किया जाता है आज भी हमारे यहाँ, शेड्यूल कास्ट. तो ऐसी चीजें होती हैं, तो ये दिस विल स्टार्ट पर्कुलेटिंग डाउन देयर. बट व्हाट वाज इंटरेस्टिंग वाज द चीफ मिनिस्टर स्टेटमेंट. चीफ मिनिस्टर धामी का एक स्टेटमेंट आया. राहुल कंवल इंडिया टुडे वाले उनका एक इंटरव्यू ले रहे थे जिसमें उन्होंने कहा कि नहीं, मतलब एक्शन लेना, हमने कोई बीजेपी, हमारी सरकार ने, बीजेपी ही सेड वन ऑफ द टू थिंग कि हमने तो स्पॉन्सर नहीं किया ना इस प्रोग्राम को. अरे तो व्हाट डू यू मीन स्पॉन्सर नहीं किया? अगर धार्मिक मतलब धर्म के नाम पे कोई उन्माद फैलाने की कोशिश कर रहा है तो इट इज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट. मतलब व्हाट इज द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम अबाउट? यू टेक कॉग्निसेंस एंड टेक एक्शन. मगर ये खुद करवा रहे हैं. ये दिख रहा था कि ये इलेक्शन आ रहे हैं और इलेक्शन में भाजपा बहुत बुरी तरह से हार रही है, इस वजह से यहाँ माहौल खराब कराना चाहते हैं. दूसरी बात आपको बताऊं कि दिसंबर या नवंबर के महीने में अमित शाह आए थे देहरादून, और उन्होंने जो बात कही, उन्होंने कहा कि जब मैं आ रहा था तो मुझे रोक दिया गया. उन्होंने कहा कि आगे अभी रुकना पड़ेगा. मैंने कहा क्यों? तो उन्होंने कहा कि अभी आज फ्राइडे है
तो मैंने कहा फ्राइडे को क्या होता है? कह रहे आपको पता नहीं है? तो मैंने कहा नहीं, ऐसे ही वाज मेकिंग ऑल द ड्रामा ऑफ हिज, एंड अल्टीमेटली व्हाट हैपेंड वाज, व्हाट ही वाज ट्राइंग टू से वाज कि नमाज पढ़ने के लिए लोग सड़कों हाईवे पे बैठे हुए थे। हमारे उत्तराखंड में तो ये सब होता ही नहीं है। मतलब दूसरी जगहों पे मैं मानती हूँ कि होता होगा, लेकिन मैं आपको बताऊं कि अगर दिल्ली से कोई आ रहा है तो हो सकता है कि रुड़की वाले एरिया में कुछ हद तक हो भी जाए, लेकिन उत्तराखंड पर से वहां पे नहीं होता इस तरह से। इतनी जगह होती है, इतनी हमारी पॉपुलेशन नहीं है अगर डेमोग्राफी आप देखें। तीसरी चीज, जब राज्य बना था तो अल्मोड़ा में हमारे बहुत सारी मुसलमान बहनें थी जिन्होंने इस लड़ाई को लड़ी थी। तो उस समय ये नहीं था, द इश्यूज वर नॉट अबाउट रिलीजन, और वी वर आस्किंग फॉर द स्टेट फॉर ज्योग्राफिकल रीजन, नॉट इवन फॉर इकोनॉमिक रीजंस। सो उस समय भी ऐसी चीजें नहीं हुई। हमने ये सब चीजें कभी जिंदगी में देखी नहीं है। भाजपा के 2014 के आने के बाद से हम देख रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं 2024 जो है 10 साल खत्म होंगे और हम मतलब सांस लेना शुरू करेंगे। आपको मैं मतलब आखिरी बात कह के समाप्त कर रही हूँ कि मैं चारों तरफ जब देखती हूँ कि लोग प्रोटेस्ट करते हैं, मैं ग्राउंड पे जाके उनसे मिलती हूँ, बात करती हूँ। आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी रजिया जी, और वहां पे जब बच्चे जो बेरोजगार हो गए, जिनकी नौकरियां चली गई, जिनको नौकरियां मिली नहीं, जब उनसे बात करती हूँ तो उसमें कोई ना कोई एक माइनॉरिटी कम्युनिटी का आ जाता है। जनरली वो मुसलमान ही होता है। हिंदी कभी कभी मुझे मिले हैं, और तब मैं उनसे ये सवाल जब पूछती हूँ कि मतलब धर्म से कुछ होता है क्या? धर्म जिस चीज के ऊपर भाजपा को देकर वोट देकर लाया गया था, तब जो मेजॉरिटी कम्युनिटी के होते हैं बच्चे, वो भी कहते हैं कि मैम ये तो इन्होंने हमें लड़वा दिया, इसका कोई फायदा नहीं हुआ। जब क्योंकि जब पेट में भूख होती है और जब नौकरी आपके पास नहीं है और घर वालों बच्चे भूख हड़ताल पे चले जा रहे हैं, सरकार पूछ नहीं रही है, हमारे को भी जरूरत है कि ऐसे समय में हम जरूर जाके इन लोगों से मिले, क्योंकि ऐसी जगहों पे हमारे को हर कम्युनिटी के बच्चे मिलेंगे। बच्चे, मैं जिनको बच्चे बोल रही हूँ कुछ तो मतलब 40 साल के ऊपर भी होंगे, बट आई एम जस्ट यूजिंग द वर्ड बच्चे, क्योंकि मुझे बच्चों की तरह ही लग रहे थे जो इस हालत में वो लोग होते हैं। तो मतलब भूख हड़ताल जब कर रहे हैं तो वो मुसलमान का बच्चा भी भूख हड़ताल कर रहा है, वो हिंदू का बच्चा भी भूख हड़ताल कर रहा है, वो ईसाई का बच्चा भी भूख हड़ताल कर रहा है, और सरदार का बच्चा भी भूख हड़ताल कर रहा है, मगर सरकार नहीं सुन रही। तो लेकिन रिएक्ट करना, अपने अधिकार को जानकर रिएक्ट करना, केस करना जरूरी है। लेकिन जो खतरा हो गया था वो इनकी लिंचिंग वाला था, वो वाला एक डर जरूर था, मगर मुझे नहीं लगता। इन्होंने बहुत शुरू से बनाया है जस्ट टू कि आवाज बंद कर दें इनकी, ये बोले नहीं, ये रिएक्ट नहीं करें, उससे तो रोका गया है बहुत शुरू से। महमूद भाई, यति नरसिंहा ने कहा सेकंड टाइम जब उनको पुलिस लेने गई, पकड़ने गई और कुछ हुआ, तो उन्होंने कहा कि हमारे साथ तो चीफ मिनिस्टर साफ हैं और हमें कोई पकड़ नहीं सकता, दिस एंड दैट। एंड फाइनली उनको भी पकड़ लिया गया और कालीचरण को भी पकड़ लिया गया, और वो सो कॉल्ड वसीम साहब को भी पकड़ लिया, साहब तो नहीं लगाऊंगी, तो उनको भी पकड़ लिया गया। एंड आपका क्या टेक होगा? ये जरा पूरा जो एक सिलसिला है, ये सब एक कड़ी है उसी एक चेन की जिसमें ये सब प्रोए हुए हैं। जी आप देखिए, फिर हम लोग ये जब तक बुनियादी चीज क्लैरिटी से नहीं समझेंगे, इनको हम हेट मॉन्गर समझते रहेंगे, भड़काऊ बयान देने वाले समझते रहेंगे, तब तक हम कहीं पहुंचेंगे नहीं, कभी भी नहीं पहुंचेंगे। ये समझते रहेंगे कि मुसलमानों के खिलाफ काम कर रहे हैं, तब तक भी हम कहीं नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि इससे इन्हें फायदा होता है। और जो लोग इस बात को समझते नहीं है या जानबूझ के भी नहीं समझना चाहते, वो कहीं ना कहीं इनकी मदद ही कर रहे हैं। ना ये मुसलमानों के दुश्मन है, ना ये हेट मॉन्गर्स हैं, ना ये इस तरह के कोई धर्म संसद कर रहे हैं। ये भारत के खिलाफ, भारत के संविधान को खत्म करके मनुस्मृति लागू करने की ये एक स्कीम है। और बाकी सारी चीजें अगर आप जब तक इस बेसिक चीज से नहीं समझेंगे, तो आप कितनी भी बहस करते रहें, इनका फायदा ही पहुंचाएंगे। इन लोगों को आइडेंटिफाई करके, ये सब लोग टेररिस्ट हैं, आतंकवादी हैं, और एक बहुत बड़ा आतंकवादी गैंग चला रहे हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अमित शाह साहब इनकी मदद कर रहे हैं। आतंकवादी, अगर कोई भी व्यक्ति, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो होम मिनिस्टर हो, चाहे वो
मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, चीफ मिनिस्टर हो, अगर वो कानून तोड़ के कोई और काम करता है तो वो क्रिमिनल होता है, सीधा सीधा। भारत के कानून से, संविधान से ऊपर कोई भी नहीं। ये सब लोग संविधान को, जो पॉलिटिकल लीडरशिप है इनकी, वो संविधान को इनडायरेक्टली चैलेंज करके इन लोगों को रास्ता दिखाती है और उसको एंडोर्स करती है। जो अमित शाह साहब ने स्टेटमेंट दी, मैं यहाँ ये भी बताना जरूरी समझता हूँ कि, लेकिन एक जनरल इंप्रेशन इतनी सीनियर लीडर को भी है कि जैसे मुसलमान सड़कों पे कहीं ना कहीं नमाज पढ़ते होंगे। ऐसा बिल्कुल सही नहीं है। कुछ जगहों पे जहां पे पॉपुलेशन ज्यादा है, सरकार ने किसी भी जगह पे जो मस्जिद बनाने की जगहें अलॉट नहीं की है, एक बात। दूसरी, जो एएसआई की मस्जिदें हैं इंडिया में, हजारों से भी ज्यादा, हजारों हजार एएसआई की मस्जिदें हैं, उनको उसमें नमाज नहीं पढ़ने दिया जाता, तो मजबूरी में ये करना पड़ता है। और वो भी वो भी देखिए, ये कहना कि कहीं भी सड़कों पे पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है। अगर जिन इलाकों में सड़कों पे पढ़ने की नौबत आ रही है वो पूरी तरीके से मुस्लिम एरियाज होते हैं और वो 5-10 मिनट के लिए किसी को भी कोई परेशानी नहीं होती है। ये जो अमित शाह साहब ने कहा, ये पूरी तरीके से झूठ है। पूरे मुल्क में कहीं भी हाईवे को रोककर नमाज नहीं पढ़ी जाती। तो इस तरह का झूठ इन लोगों को एंटी नेशनल एक्टिविटीज, टेररिस्ट एक्टिविटीज करने के लिए, एक रास्ता दिखाने के लिए और एक उनकी पुष्ट पनाही करने के लिए होम मिनिस्टर साहब अमित शाह साहब खुद स्टेटमेंट देते हैं, जो कि गलत होती है। अब क्यों हमारे लोग फिर कहीं ना कहीं, जो समझदार लोग भी हैं, वो ऐसा समझते हैं कहीं ना कहीं तो शायद ऐसी नमाज पढ़ी जा रही होगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैंने आपको अभी भी बताया, आप भी कह रहे हैं कि चलिए अरेस्ट हो गए, वो उन्होंने कहा था मुझे अरेस्ट नहीं किया जाएगा। ये अरेस्ट नहीं हुए हैं, ये उनकी मदद की जा रही है। क्योंकि जिन धाराओं के तहत उन्हें अरेस्ट किया गया है कि उन्होंने धार्मिक उन्माद फैलाने की चेष्टा की, 2 कम्युनिटीज में जो सामाजिक सौहार्द है उसको बिगाड़ने के लिए स्टेटमेंट दी, जो हल्की हल्की धाराएं उनके ऊपर लगाई गई है, ये उनको पहले से पता है। ये उन्हें लीडर बनाने के लिए, मार्टियर बनाने के लिए और उनको और बड़ा लीडर बनाने के लिए हो रहा। ना छत्तीसगढ़ सरकार ने SC/ST एक्ट नहीं लगाया, हालांकि SC और ST छत्तीसगढ़ में देश की एक ऐसा स्टेट है जिसमें सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है SC और ST। और जैसे मैंने कहा कि मनुस्मृति जब लागू होगी, जो ये लागू कराना चाहते हैं भारत का संविधान खत्म करके, तो सबसे ज्यादा खतरा शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी को होगा और उसके तहत धारा 3 लगती है इनके ऊपर, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार ने नहीं लगाई। तो ये है बुनियादी वजह। तो ये इनकी इनडायरेक्टली मदद तो छत्तीसगढ़ सरकार भी कर रही है। अगर इनके ऊपर यूएपीए लगा के SC/ST एक्ट लगा के इनके जितने भी मेंबर्स हैं उनको अरेस्ट किया जाएगा, तब देख लीजिएगा ये अगले दिन से कोई भी बोल जाए इस तरह की बात। ऐसा नहीं जो किया जा रहा, इसीलिए इनकी ताकत है और इसमें ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जो लोग नहीं लगा रहे हैं इनके ऊपर यूएपीए, वो भी कहीं ना कहीं इनके तार, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में भी मैं भी बहुत टाइम तक रहा हूं, मुझे भी पता है। और हमारे देश में कांग्रेस पार्टी में भी RSS के जो हैं एजेंट्स, वो हाईएस्ट लेवल तक पर भी हैं। अगर आप चाहेंगे किसी प्रोग्राम में स्पेशली रख लीजिएगा, मैं नाम से बता दूंगा, मेरे सब कोलीग भी रहे हैं और मैं उनके सबूत भी दे दूंगा। तो ऐसा नहीं है। तो और दूसरी बात यह कि जितनी भी हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उसमें जो मनुवादी मानसिकता की है खास तौर पे, उसमें सभी में RSS के लोग अंदर तक घुसे हुए हैं और वो उनकी पॉलिसीज को मिसगाइड करते हैं, इंक्लूडिंग कांग्रेस पार्टी एंड अदर पार्टीज, और वो गलत डायरेक्शन में ले जाते हैं और उसको फिर एक इशू ऐसा बनता है जिसमें RSS और मनुवादी मानसिकता को और बढ़ावा ही मिलता है, उनको कमजोर नहीं किया जाता। अगर हम ये आप जो कहना चाह रहे हैं, आपकी नजर है, आप जानते हैं इन सारी चीजों को, तो एट दिस पॉइंट फिर हम किसी भी पार्टी में, यानी इलेक्शन हमारे सर पे हैं और हम कह रहे हैं कि आप इसको वोट दो, इनको हटाओ, इनको बुलाओ, ये एक पूरा एक नैरेटिव चल रहा है सोशल मीडिया पर भी, और लोग चाहते हैं कि चेंज आए लाइफ में सबकी। तो हम इस हालत में हम वो कौन सी चीजें या कौन सी बातें हैं जिनको मद्देनजर रखकर हम किसी पार्टी को इस मनुवादी पार्टी के खिलाफ खड़ा करें, या किन बातों का ख्याल रखना चाहिए अब हमारे आम वोटर को पार्टी या अपना नेता चुनने के लिए? देखिए, इसके लिए हमने एक फॉर्मूला निकाला है और वो फॉर्मूला डायरेक्टेड है क्लियरली, और हमारा एकदम साफ गोई से बात करने का आप मिजाज जानती भी हैं। वो डायरेक्टेड है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC और माइनॉरिटीज की तरफ।
और जो चंद लोग जो बाकी बचे हुए हैं उनमें से जो ईमानदार और शरीफ लोग हैं, हालांकि मैं फिर भी हम उन्हें एड्रेस ही नहीं कर रहे हैं। सीधी सीधी बात है। पहली चीज, ये भारतीय जनता पार्टी को और आरएसएस से कनेक्टेड किसी भी पार्टी को, किसी भी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी और माइनॉरिटी के व्यक्ति को वोट ही नहीं देना चाहिए। हम लोग 87% है, जो मैं आपको कैटेगरीज गिनवा रहा हूं। 87% लोगों को इसलिए वोट देने के लिए, बिल्कुल नहीं वोट देने के लिए नहीं कह रहा हूं मैं कि ये इन सब के खिलाफ है, मनुवादी मानसिकता की पार्टी, ये देश के खिलाफ है। मैंने अभी शुरू में भी आपको बताया, ये चाइना के खिलाफ इंडिया की डिफेंस पॉलिसी कमजोर कर रही है, ये इंडिया की ट्रेड डेफिसिट क्रिएट कर रहे हैं, इंडिया को पूरी तरीके से बेच रहे हैं और कमजोर कर रहे हैं। तो इसलिए इस पार्टी को, क्योंकि ये देश के खिलाफ है, इसलिए वोट नहीं देना चाहिए था। अगर ये सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ होती, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी के खिलाफ होती या माइनॉरिटीज के खिलाफ होती, तब भी हम इतनी सख्त अपील या अपने फॉर्मूले में नहीं रखते। लेकिन ये देश के खिलाफ है, इसलिए इनको तो वोट ही नहीं देना। अब बाकी जितनी पार्टियां बची हैं उसमें से भी, अब उत्तर प्रदेश का जैसे एग्जांपल ले लें हम, तो इन सभी पार्टियों को भी जो वोट देने की जो एक आम आदमी की एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के होनी चाहिए, वो ये देखे कि किस इलाके में, किस कॉन्स्टिट्यूएंसी में, किस कम्युनिटी की सबसे ज्यादा वोटें हैं और किस कम्युनिटी में भी किस बिरादरी की या किस सब कम्युनिटी की वोटें सबसे ज्यादा है। जैसे मैं एग्जांपल दूं, किसी एक सीट पे वाल्मीकि समाज के लोग ज्यादा हैं, तो वहां से जिस भी पार्टी ने, ये बीजेपी को छोड़ के और आरएसएस से कनेक्टेड पार्टीज को छोड़ के, जिस भी पार्टी ने वाल्मीकि समाज के व्यक्ति को वहां टिकट दी हो, तो उसको सब लोग वोट करें। या किसी और जगह पे, जैसे मुस्लिम कम्युनिटी में ही देख लें, जहां एक तो पहली चीज ये कि मुस्लिम कम्युनिटी की अगर वो मेजोरिटी की जगह है या 30-40% से ज्यादा मुस्लिम लोग रहते हैं वहां, तो जिस भी पार्टी ने वहां मुस्लिम कम्युनिटी के पहला बात को टिकट दिया है, और दूसरी बात मुस्लिम कम्युनिटी से भी उस कम्युनिटी के लोगों को जो कि शायद वहां पे अंसारी हैं या कोई और हैं, तो उनको टिकट दिया है। इस तरीके से, इस फॉर्मूले से अगर वोट देंगी पब्लिक, और हम इसके लिए दौरा भी करेंगे, तो इस फॉर्मूले से मैं समझता हूं, अभी हालांकि ये एक परफेक्ट फॉर्मूला नहीं है, लेकिन इन मुश्किल हालात में, जबकि टाइम भी कम है और हमारे लोग भी इतने ज्यादा बिखरे हुए हैं और पूरी ताकत लगा भी रही है बीजेपी, आरएसएस भी, और उनके जो मददगार पार्टियां हैं जो उन्हीं की डायरेक्टली इनडायरेक्टली मदद कर रहे हैं, तो ये एक फॉर्मूला ऐसा है जिससे अंजाम क्या होगा इससे, एक तो अब जो ये बाकी पार्टियां हैं, इनमें से बहुत सारी पार्टियां, क्या ज्यादातर पार्टियां किसी ना किसी रूप में दबाव में है, बीजेपी की ईडी, आईटी और दूसरी जो एजेंसीज हैं उनके दबाव में पॉलिटिकल पार्टीज के बड़े बड़े लीडर्स को ले रखा है। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। जो एक बहुत बड़ी पार्टी, जो अभी मेन ओपोजिशन पार्टी बहुत लोग कह रहे हैं, अखिलेश यादव साहब, मैं नाम ही ले दूं उनका, उन्होंने खुद इस बात का भी ऐलान किया था कि उनके जो सपोर्टर्स हैं उनके ऊपर अभी इनकम टैक्स की रेड हुई है, अभी ईडी वगैरह की होगी। तो एक तो जब कोई भी एससी, एसटी, ओबीसी का व्यक्ति और माइनॉरिटी का व्यक्ति वोट ही नहीं देगा, तो 87% वोटें उनसे हट जाएंगी और वो किसी भी ताकतवर मुकाम पे आने की स्थिति में नहीं होंगे। तब ये बाकी पार्टियां भी एक तो आजाद हो जाएंगी उनके चुंगल से। दूसरा, अब इनको भी जो इंटरनल डेमोक्रेसी है, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जो इलेक्शन कराने का तरीका है, एक वोट एक व्यक्ति का, उसमें रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी इन पार्टियों में भी आएगी, क्योंकि हम लोगों का जो फॉर्मूला है यही नहीं है कि सिर्फ बीजेपी को रोकना है, फॉर्मूला ये भी है कि सभी को इंसाफ भी दिलाना है, उनका हक जो कि है, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी है। जो पार्टियां टिकट देते टाइम नहीं कर सकती वो बाद में क्या करेंगे। तो ये भी जरूरी है कि जो वीकर सेक्शन है, एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटीज, मुस्लिम खास तौर पे माइनॉरिटीज में, उनको एक टिकट देते टाइम भी ध्यान रखा जाए पार्टियों द्वारा। और हमारा फॉर्मूला ये है कि किसी भी पार्टी को एकदम एब्सोल्यूट जबरदस्त मेजोरिटी मिलती है तो वो डिक्टेटोरियल हो ही जाती है। तो ये बाकी पार्टियों को कुछ अच्छे पोजीशन में रहें और एक मजबूत ऑपोजिशन, या तो ये बची हुई पार्टियों में से ही कोई मजबूत ऑपोजिशन बनाए, बीजेपी तो बाहर ही हो जाए, या फिर अगर कोई कोalition गवर्नमेंट भी बने तो वो उत्तर प्रदेश के लिए भी और देश के लिए भी अच्छी होगी, क्योंकि चेक एंड बैलेंस एक दूसरे पे रहता है। अब जैसे पूरे मुल्क में देख लीजिए, अभी बीजेपी एब्सोल्यूट मेजोरिटी में है,
तो वो चाइना की पॉलिसी बदलवाने की ताकत ऑपोजिशन में है ही नहीं। अगर यही सरकार, अगर एक अलायंस की सरकार होती, तो जो अलायंस के पार्टनर इस बात से नाराज होते कि चाइना को इतना मजबूत किया जा रहा है और हमारी डिफेंस पॉलिसी और ट्रेड पॉलिसी इतनी ज्यादा कॉम्प्रोमाइज हो गई है, तो शायद वो दबाव डाल के सरकार को करेक्ट करती, इंडिया के फेवर में काम करती और इंडिया के लिए बेटर काम करती। तो ये चेक एंड बैलेंस होना बहुत जरूरी है। और हमारे लोगों को जो SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज के हैं, चाहे कोई भी सरकार आए, उसने आज तक न्याय नहीं किया है, तो ये एक तरीका होगा कि हम उनके ऊपर उनको मजबूर भी करें कि इन सब लोगों को भी न्याय दिलाना है। ये नहीं कि सरकार यही बना ले और फिर मुजफ्फरनगर के दंगे हो जाएं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और जो उस तरीके की बात भी है, ये सब चीजें, यही दानिशमंदी का फैसला भी होता है और यही फॉर्मूला मैं समझता हूँ एक समझदारी का फॉर्मूला इन हालात में रहेगा, हालांकि ये परफेक्ट फॉर्मूला नहीं। जी, इसमें कोई शक नहीं कि हालात जो हैं वो बहुत अच्छे नहीं हैं और कुछ भी परफेक्ट करना भी मुश्किल ही है। यूसुफ भाई, आपका क्या टेक होगा इस पर? मेरे ख्याल से हर एक कम्युनिटी को पहले अपने आप को स्ट्रेंथन करना चाहिए। पर हमारे पास टाइम नहीं है भाई, अब तो हम बिल्कुल सर पे खड़े हुए हैं हमारे इलेक्शन। एजुकेशनली और बाकी चीजों में ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि MLA MP बनने की कोशिश में मुस्लिम्स ने सबसे ज्यादा अपनी ही मट्टी पलीत की है। तो बाकी के भी जितने सेक्शंस हैं सोसाइटी के, चाहे दलित्स हो या OBC हो, उन लोगों को अपनी सोसाइटल चीजों की प्रॉब्लम्स के बारे में ज्यादा सोचना चाहिए। टिकट मिल जाना, एक इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में कूद जाना, इसके अलावा भी और बहुत सारी चीजें हैं जिस पे वो लोग ध्यान दे सकते हैं। और एक साहब थे, बहुत अच्छे, एक दानिश्वर थे, उन्होंने कुछ दिन पहले एक बात कही थी, मुझे भी बहुत पसंद आई, कि मुस्लिम शुड रिफ्रेन फ्रॉम वोटिंग एट ऑल कुछ दिनों के लिए, ताकि वो जो कास्ट सिस्टम्स हैं और जो बाकी की कास्ट हैं, उन लोगों को ये समझ में आए कि उनके ऊपर क्या बीतती है। क्योंकि जब हम मतलब कि एक इमेज से या एक सीन से अगर गायब हो जाएंगे, तो बाकी लोगों के ऊपर तशद्दुद ज्यादा बढ़ेगा। वहां पे तब उनको ये समझ में आएगा कि OBC का और दलित का के ऊपर कितना ज्यादा डिफरेंसेस है, कितनी बड़ी खाई है वहां पे भी। तो strengthening of your own community through social methods is, I think, much more important than political winning. अब वो मुझे नहीं लगता है कि हर कोई इस चीज पे मेरे साथ में होगा। खासतौर पे महमूद भाई बहुत ज्यादा हंस रहे हैं। मुझे बहुत इंटरेस्टिंग, मतलब आपने इतनी इंटरेस्टिंग पॉइंट मुझे दिया अभी कि अगर मुसलमान अपने आप को हटा लें, पीछे कर लें, तो देन व्हाट हैपन। लेकिन ये बात तो हमारे जो CM साहब है वो पहले ही कह रहे हैं कि ये इलेक्शन जो है 80% वर्सेस 20% का है। महमूद भाई, मैं आपसे सुनना चाहूंगी इन दोनों बातों पर कि क्या कहते हैं आप। नहीं, ये जो अप्रोच है, इससे मैं समझता हूँ जितना नुकसान होगा वो एक जो जस्टिस, इंसाफ, बराबरी दिलाने का जरिया सिर्फ वोट ही है सबसे इम्पोर्टेंट। मैं ऐसे दर्जनों केस, बल्कि और ऐसे सैकड़ों केस में जानता हूं कि जहां बहुत ही ज्यादा अकम्पलिश्ड मुस्लिम लोगों को, SC लोगों को जेलों में रखा गया और उनको बिल्कुल ही बर्बाद कर दिया गया। तो पढ़ाई लिखाई से बिना पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के कुछ नहीं होने वाला। ये बात शायद बहुत लोग इस बात को समझ रहे हैं आज, और बहुत लोग शायद इस बात को अभी नहीं समझेंगे। सिर्फ पढ़ाई लिखाई से नहीं होने वाला, अनलेस यू हैव अ पॉलिटिकल एम्पावरमेंट एंड देयर इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी फॉर परस्यूइंग योर प्रोफेशनल करियर्स एंड योर बिजनेस। ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि आप अगर एक पढ़ लिख के एक इंजीनियर बन गए तो आपको अगले दिन देशद्रोही ठहरा के। दूसरी बात, वोट ही तो एक ताकत है, उसका सही इस्तेमाल हम नहीं कर पाए, इसका ये मतलब नहीं है कि जिस ताकत से हम लोगों के हक मिलने हैं उसको हम गिव अप ही कर दें। फिर अगर ऐसा हो गया तो यूसुफ भाई की प्रॉपर्टी भी मार्क्ड है, ईयर मार्क्ड है। बिहार और यूपी में तो ईयर मार्क कर रखी है मनुवादियों ने प्रॉपर्टीज कि ये वाला घर हम तुम्हें दिलवाएंगे, ये वाला घर तुम्हें दिलवा देंगे। तो वोटिंग देने के राइट ही चले गए तो आपका घर
भी किसी को बटा हुआ होगा, वो एक डायरेक्टली मिल ही जाएगा उसे। उसके बाद इनका असली एम क्या है मनुवादियों का, आपको समझना चाहिए, जो हम बहुत दिन से समझाने की कोशिश कर रहे हैं SC ST OBC और दूसरे माइनॉरिटीज के भाइयों को। मनुवादियों का और कैपिटलिस्ट का, जायनिस्ट फोर्सेस का बेसिक जो एम मोटिव है कैपिटलिस्ट का, जायनिस्ट का, मनुवादियों का, वो है आपका, मेरा और सबका सरमाया, वेल्थ छीन कर अपने पास ले आना। अब मुस्लिम कम्युनिटी का जो राइट है कॉन्स्टिट्यूशनली, अबाउट 15% हम लोग हैं सेंसस के हिसाब से, तो 15% ऑफ एवरीथिंग, समुद्र की गहराइयों से लेके आसमान की ऊंचाइयों तक सब कुछ 15% मुस्लिम कम्युनिटी का है, 17% शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी का है, 8 to 9% जो है वो ट्राइबल कम्युनिटी का है, बाकी सिख क्रिश्चियन बौद्ध का भी 2 और 1% है, ओबीसी का 40% है। ये तो मिनिमम है, अबाउट ये हम 87% बनते हैं। 13% या 12% जो रेस्ट ऑफ द कम्युनिटीज हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, उनका है। तो अब जो ये बाकी कम्युनिटी के जो बचे हुए लोग हैं, उनमें से भी 1% लोग ही जो इस जहनियत के हैं, तो उनका क्या पेट 15% मुसलमानों के हक से भर जाएगा? नहीं, उनको वो जो बाकी बचा हुआ 70% है वो भी चाहिए, और वो भी चाहिए, उसके बगैर उनका पेट भर नहीं सकता। और ये कोई वोट की बात नहीं है, आपका और मेरा और ओबीसी का भी लिटरल एंट्री हो रही है, सारे गवर्नमेंट के एसेट्स बेच रहे हैं। इनका तो काम ही यही है ना, लोग दिन भर मेहनत करते हैं और उसको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी तरीके से चुरा लेती है सरकार, अलग अलग सरकारें। तो इनका काम असली आपका और मेरा सरमाया छीनना है। तो वोट एक ऐसी ताकत है जिससे हम, अगर 15% वोट को ठीक से लीवरेज किया जाए, जो कि कभी नहीं हुआ आजादी के बाद से, तो मैं समझता हूं अगर हम अलायंस बनाएंगे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी से और दूसरी माइनॉरिटी से भी, तो हम 46% होते हैं। ओबीसी जो हमारे भाई हैं, हालांकि थोड़ा SC ST और माइनॉरिटी से ऊपर हैं, वो भी हमारे भाई और बहन हैं, वो भी हमारे साथ तब आएंगे, हम 87% हो जाएंगे। लेकिन 46% भी क्या, 47% क्या कम होता है नंबर? तो लेकिन अपनी कमियों की वजह से, जो हमारी क़यादत की कमियां रही हैं, उसकी वजह से हम एक ऐसा डिफीटिस्ट एटीट्यूड ना अपनाएं जिससे कि हमारा इतना बड़ा नुकसान हो जाएगा जो शायद हम कभी उससे उभर भी नहीं पाएंगे। और 80 और 20 की जहां तक बात है, वो भी आप लोग, मेरा जो इस पे टेक है वो ध्यान से सुनने का है। उत्तर प्रदेश में हालांकि 20% नहीं है, मनुवादी मानसिकता के लोग कहते हैं कि जो अपर कास्ट है, सो कॉल्ड सवर्ण या अपर कास्ट है, वो 20% है। करीब 9-10% ब्राह्मण बताते हैं और 7-8% क्षत्रिय बताते हैं, और उसके बाद बाकी सब वैश्य बताते हैं। तो ये एक मैसेज दे रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी, जो समझने वाले हैं उसको समझ रहे हैं, मुसलमानों के लिए नहीं बोला जा रहा है। ये बोल रहे हैं कि जो ब्राह्मण कम्युनिटी के लोग जो अपने आप को प्रताड़ित समझ रहे हैं उत्तर प्रदेश, उनको ये मैसेज दिया जा रहा है कि अब लड़ाई अपर कास्ट वर्सेस रेस्ट है। तो 20% हम लोग हैं, और आपस में जो ब्राह्मण लोग क्षत्रियों से नाराज हैं अभी, क्योंकि उनके साथ भी बहुत जुल्म किए हैं, ऐसा ब्राह्मण कम्युनिटी कहती है। हालांकि ये जुल्म उसके मुकाबले कुछ भी नहीं है जो SC ST और माइनॉरिटीज के साथ हो रहे हैं, लेकिन फिर भी जो लोग बड़े कंफर्ट में रहते हैं उनको छोटा सा भी जुल्म बहुत बड़ा जुल्म लगता है। तो जो ब्राह्मणों में और क्षत्रियों में एक जो डिफरेंस पैदा हुआ है, उसको यूनाइट करने का मैसेज दिया उन्होंने कि हम जो अपर कास्ट हैं वो एक तरफ है, और हमने चैलेंज दिया खुला बाकी 80% लोगों को, जो एक्चुअली 87% है SC ST और OBC को। तो इसको करेक्ट पर्सपेक्टिव में समझना बहुत जरूरी है। मनुवादियों की खासियत है, जो वो बोलते हैं उसमें उनका एक हिडन मीनिंग भी होता है। तो भले ही ये इशारतन लोगों को लग रहा हो मुसलमानों के लिए बोला है, उन्होंने अपर कास्ट को यूनाइट होने के लिए बोला है, OBCs, SCs और माइनॉरिटीज के खिलाफ ये उन्होंने बताया, ताकि ब्राह्मण और क्षत्रियों में आपस में वोट ना बढ़ सके, इसलिए उन्होंने ऐसा बयान दिया है। ये तो बड़ा, मतलब हमने तो कम से कम, मैंने इस दिस वे नहीं सोचा था, ये तो अदर वे हो गया पूरा का पूरा उनका जो सिस्टम चल रहा है या उनकी जो बात करेंगे। लेकिन यहाँ मैं इससे एग्री करूंगी कि हाँ, ये इन लोगों को जो मैसेज देना होता है, जो करना होता है नियर फ्यूचर, वो एक जुमला आता है, एक बात आती है, एक सेंटेंस आता है, उसमें ये कह देते हैं।
आई डू एग्री विद दैट, लेकिन अगर तो ये जो 30% बाकी बच गए वो कौन है? 30% कौन बचे? 80% वर्सेस 20%, तो हम तो मुस्लिम भी हालांकि 20% है, लेकिन मुस्लिम्स के लिए मैसेज नहीं है ये है जो लोग अकलमंद हैं वो लोग तो समझ रहे रहे हैं कि ये मुस्लिम वर्सेस हिंदू है। मुसलमान देखिए, यही तो क़यादत में थोड़ी जो चीजें इंट्रिकेसीज हैं मनुवाद को समझने की, वो समझनी चाहिए। ये डुअल मीनिंग की बातें करते हैं हमेशा, कभी इन्होंने डबल मीनिंग की बात नहीं की। अभी अमित शाह जी का ये एग्जाम्पल दिया गया था, क्या बढ़िया एग्जाम्पल है वो, कि मैं आया नमाज की वजह से हाईवे रुका हुआ था, तो उसमें डबल मीनिंग था। अभी कोई भी उनकी बात देख लीजिए, अब्बा जान, डबल मीनिंग की बात है ना। उनको आप अगर आप कहेंगे कि आप ये मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ है, तो वो बोलेंगे मैंने तो अब्बा जान कहा था, मैंने तो मुसलमानों को बोला वो नहीं। उन्होंने बदल दिया ये वाली बात कि अब्बा जान कहने में क्या हर्ज है, बदल तो दिया। मैं वही कह रहा हूँ ना, तो इनके डुअल मीनिंग होते हैं। तो एक तीर से दो शिकार जो होते हैं ना, वो हैं जो अपर कास्ट है, उनको ये क्लियरली अपने नेटवर्क जो है इनके, और नेटवर्क तो आरएसएस का हर जगह है ही ना, इनके संघ संचालक से लेकर जो कार्यकर्ता हैं वो घरों घरों जाते हैं। तो जो अपर कास्ट है उसमें ये क्लियरली मैसेज दे दिया इन्होंने कि हमें बाकी सबको, ओबीसी को, एससी और मुस्लिम्स और बाकी माइनॉरिटीज को सबक सिखाना है इस इलेक्शन में, हमें इकट्ठे रहना है। और दूसरी तरफ 20% मुसलमान बता के इनकी एक जो कैंपेन फैक्ट्री है वो ये काम करती है, और बाकी 80% जो हैं, जो ओबीसी और एससी हैं, उनको बेवकूफ बना के मुसलमानों की नफरत भी पैदा कर रहे हैं। तो इनका तो छल कपट छलावा ही तो इनका काम है, ये डकैतियां, लूट मार, यही तो इनका मेन गेम है। तो इसको समझने के लिए हमारी क़यादत को भी थोड़ा इनके दिमाग से और इनके दिमाग से आगे जाके सोचना पड़ेगा, जब ही हम इनका मुकाबला कर सकते हैं। नहीं तो ये तो इनकी तो साम दाम दंड भेद, इनके जो 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 सिखाने वाले हैं वही इन्हें सिखाते हैं। जो कम्युनिटी, जो मानसिकता ये हजारों साल तक करे कि ब्राह्मणों की सेवा करने के लिए पैदा हुए तुम लोग, जो इस बात को कैरी करे सैकड़ों हजारों साल तक, वो कितनी मक्कार छल कपट वाली होगी, ये बात सोचने की है ना। तो इनको समझने के लिए हमें भी अपने दिमाग का प्रयोग करना पड़ेगा। मेरा ऐसा ही कहना। हमारी अगर आप जैसे आपने कहा कि हमारी जो क़यादत है, तो हमारी क़यादत ऐसा सच कुछ है नहीं, हम तो सबके साथ ही मिलके आगे चल रहे हैं। आपको लगता है कि इस पॉइंट पर कहीं ना कहीं कोई एक ऐसा ग्रुप होना चाहिए जो न सिर्फ माइनॉरिटीज को, बल्कि माइनॉरिटीज मतलब सिर्फ मुसलमानों को नहीं बल्कि अदर माइनॉरिटीज को भी इंक्लूड करे उसमें, और कांस्टेंट लेवल पर ये बताए कि इन जुमलों का या इन बातों का मतलब ये है, ताकि लोग सही तरीके पर सोचना शुरू करें एटलीस्ट। क्योंकि जितने भी रिएक्शन आ रहे हैं वो सिर्फ इस बात पर आ रहे हैं कि मुसलमान और हिंदुओं के खिलाफ हो रहा है ये वोट, ये डिवीजन जो है इंडियन मुस्लिम। तो इसकी वक्त तो मतलब आज हमें इसकी बहुत सख्त जरूरत है कि एक ऐसी कमेटी हो, एक ऐसे लोग हो, ऐसा ग्रुप हो जो इसको इलेबोरेट कर सके कि भाई what he is saying and why he is saying। यही इसी काम को हम बहुत दिन से कर रहे हैं और हमारे साथ लोग जुड़ भी रहे हैं, लेकिन बुनियादी बात यही है, जब तक ऐसा थिंक टैंक नहीं होगा जो इनको काउंटर करेगा, तो तब तक ये नहीं होने वाला। और ये मुस्लिम कम्युनिटी के एक वजह खिलाफ होने की ये भी है कि एक ये ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन होने की वजह से एक नेटवर्क है जो अपने अलावा हमारी जो क़यादत है उसने हमें भटका के ये कर दिया है कि हम सिर्फ अपने लिए बात कर रहे हैं। आज जो मुस्लिम कम्युनिटी की जिम्मेदारी, जो सोशल मैसेज है, वो रोजा, नमाज, ज़कात, हज तो है ही, लेकिन ये मेरे जाती फायदे के लिए है, और ये अल्लाह ताला ने मेरी मग़फ़िरत के लिए या मुझे के लिए रखा है। तो मेरा ये जाती मफाद है। जो सोशल मैसेज है इस्लाम का, जो हमारी जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने लगाई है रसूलुल्लाह के जरिए, वो है इंसाफ और बराबरी के लिए जद्दोजहद करना, और इंसाफ और बराबरी सबके लिए। तो जो हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उससे हम भटक गए, लेकिन फिर भी जो हमारा रिलीजियस स्ट्रक्चर है, मस्जिदों का निज़ाम जो है,
जो 5 वक्त नमाज पढ़ने का निजाम है, उससे जो है मनुवादी ताकतें भी और ज़ायनिस्ट ताकतें डरती हैं कि एक यही कम्युनिटी ऐसी है जो इनका मुकाबला कर सकती है, बिकॉज द इनहेरेंट स्ट्रेंथ ऑफ रिलीजन। तो इसीलिए ये इससे सबसे ज्यादा डरते भी हैं और इसीलिए हमले भी करते हैं। लेकिन हम जब भी बात करें, मैं अपनी मुस्लिम क़यादत से तो कम से कम बार बार यही रिक्वेस्ट करता भी हूँ, और कुछ लोग सुनते हैं, कुछ लोग, अब ज्यादा से ज्यादा लोग धीरे धीरे करके सुनने भी लगे, समझने भी लगे कि जो हमारा मजहबी फर्ज भी है और जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल भी ड्यूटी है कि हमें अपने से पहले जो हमसे ज्यादा मजलूम है, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, उनकी बात करनी चाहिए, उनके लिए जद्दोजहद करनी चाहिए। अगर हम इस लाइन पे चलेंगे तो फिर देखिए आप, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक, बिल्कुल। सिर्फ मुसलमानों की बात करेंगे तो हम उनको फायदा ही पहुंचाएंगे। बिल्कुल, तो फिर तो डायरेक्ट जो लोग कर ही रहे हैं मुसलमान मुसलमान मुसलमान, मेरे ख्याल से तो वो, अब मैं कितना सही हूँ या गलत हूँ ये तो आने वाला वक्त बताएगा, और जो लोग सोच सकते हैं वो बताएगा। वो सिर्फ और सिर्फ उनकी मदद कर रहे हैं जानबूझ के या फिर बेध्यानी में। बिल्कुल बेध्यानी में ही ज्यादा हो रहा है, क्योंकि जानबूझकर तो हम किसी को भी, आई मीन बीइंग अ मुस्लिम, कोई भी किसी को तकलीफ नहीं दे सकता, रिलीजियसली तो खास तौर से नहीं। लेकिन ज़हीर भाई आप हैं उधर, आपका कुछ टेक, कुछ कहना चाहेंगे, कोई सवाल, कुछ एनीथिंग? Assalamu alaikum. In fact, I was just about to type a message saying that I have to get out because I have an interview. wrap up कर रहे हैं जी। I have an interview with Canadian Muslim TV. No, I'm learning. Alhamdulillah. I mean, just to give you an idea, I lead the Save India from Fascism project at Justice for All. Our focus is more on the human rights issue, being a human rights organization. And we've been taking it from that point of view. मेरी हिंदी जो है काफी broken होती है, इसलिए मैं अंग्रेजी में बोल रहा हूँ। नहीं, आप go ahead, don't worry about that. So, I really appreciate what Mahmood Sahab has said, and really it opens a lot of eyes. And I completely agree that there's probably a lot of political things that are going on here. The one thing about the Sansad that really caught our attention is where they said to follow the Rohingya model of what happened in Burma. So since we also have the Burma Task Force project, wo genocide ko humne follow kiya. We are the first ones who had asked for it to be called a genocide. And we know the model that was followed. And when they say specifically, let's follow that model, that becomes fairly dangerous because that means that they have planned it out. So while I can understand the political implications of what you're saying, I think we have to be very, very careful that behind it all, after the elections are done, this is still a plan that they have in mind. And we need to work on it. I mean, मैं तो यहाँ पे बैठा हूँ in the Boston area, Farooq bhai बैठे हुए in Alabama. We are trying to work at it from an American standpoint, right? Lekin more than anything, we need to support you guys that are working in India because that's where the change needs to happen. At the end of the day, a secular India, an India that is free from fascism, that is the world. And that is something that we all would be very happy about. So that's what I would have to say. I'm very sorry. I need to jump off in preparation for the other call that I have. But thank you. I appreciate all your coming on here very much, especially Mahmood bhai. I mean, this has been amazing. Barakallahu feekum. बहुत शुक्रिया ज़हीर भाई, बहुत शुक्रिया। आई नो कि हम लोग बहुत 1 घंटे से ज्यादा हो चुका है, तो वी हैव टू रैप अप। मगर बातें तो खत्म नहीं होती, क्वेश्चन खत्म नहीं होते हैं, और जो हमारे जहनों में एक तरह का एक जो अक्स आते हैं ना, वहां से जो बातें आती हैं, वो हमारे जहनों में इतनी गहराई से छप जाती हैं कि फिर उनको निकालना मुश्किल होता है, और वो हमें बहुत ज्यादा वरी करती हैं। लेकिन जैसे महमूद भाई ने पहले भी कहा शुरू में और बाद में भी कि हमें बीइंग अ मुस्लिम, हमें इमोशंस को कीप असाइड एंड देन वी नीड टू थिंक अबाउट रैशनली, एंड हमें उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा। हम जरूर कोशिश करेंगे, हम सब अपने अपने प्लेटफॉर्म पे कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर ये सारा कंट्रीब्यूशन एक जगह आ जाए तो शायद
we can make a change, otherwise तो हम अपने अपने घोंसलों में चू चू कर ही रहे हैं सब, तो कोई मसला नहीं है उसका। लेकिन जाने से पहले और इसको खत्म करने से पहले मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगी कि आप लोगों ने आज हमें ज्वाइन किया और अपने जो इंसाइटफुल टॉक थी उसको शेयर किया। उससे बहुत आंखें भी खुलती हैं और सोचने का हमें मौका मिलता है कि हाँ ये भी हो सकता था और ये हो रहा है। और कमिंग फ्रॉम महमूद भाई, यूसुफ भाई, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। महमूद भाई आप उसको आखिरी वर्ड कहकर इसको रैप कर दीजिए। आखिरी वर्ड यही है कि आप लोग हौसला रखें, दुआ करें। हम लोग यहाँ जो इंडिया में हैं वो चारों तरफ से घिरे हुए हैं, प्रॉब्लम में हैं, लेकिन हम इतने कमजोर नहीं है कि हम अपने संविधान के जरिए, अपने निजाम के जरिए जो संविधान और कानून का है उससे हम इंशाल्लाह लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। हम सभी मजलूमों की लड़ाई लड़ रहे हैं, इसके लिए आप हमारे लिए दुआ कीजिए, वही हमारे लिए सबसे जरूरी है। बाकी हमारा जो कार्रवाई होगी वो लोग आप सब देख भी रहे हैं, तो वी आर क्वाइट केपेबल ऑफ हैंडलिंग आवर प्रॉब्लम्स। आप हैव फेथ इन अस, वी विल नॉट बैक ऑफ, वी विल नॉट बैक डाउन, we will fight through constitutional and peaceful means, and inshallah we will win. Inshallah. Thank you so much for giving time, everybody. Thank you. Thank you.